Guys, myself Pooja and welcome to Pooja's class. Today we'll study how the temperature about the temperature dependence on the resistivity of the material. ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होता है. क्लियर? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, इट मीन्स दैट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा. क्लियर? सो टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कि टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टिविटी पे कैसे डिपेंड करता है, सो इट इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मटीरियल्स. ये अलग अलग मटीरियल्स के लिए अलग अलग वैरी करता है. क्लियर? तो पहले हम बात करेंगे सिर्फ किसकी, मेटेलिक कंडक्टर्स के बारे में. किसके बारे में बात करेंगे हम? कंडक्टर्स. So first we'll talk about the conductors. So as we know that the resistivity is inversely proportional to tau. ठीक है, ये हम डिराइव कर चुके हैं इन द लास्ट लेक्चर कि अगर रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम. अगर रिलैक्सेशन टाइम कम है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा. तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम मीन्स व्हाट? जैसे एक बार कोलाइड हुआ फिर दूसरी बार कोलाइड हुआ, तो दो कोलिशंस के बीच में जो टाइम गैप है उसे हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम. क्लियर? तो अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक बार टकराया फिर चला और फिर टकराया. क्लियर? तो दो बार जब टकराया तो उसके बीच का जो टाइम है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. तो अगर वो कम टकराएगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? कम. तो वो ज़्यादा टकराएगा, और वो ज़्यादा टकराएगा तो कोलिजन ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या होगा? ज़्यादा. ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम कम, रेजिस्टिविटी ज़्यादा. रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा, रेजिस्टिविटी कम. सो इन केस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर्स, रेजिस्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम. क्यों? क्योंकि जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे. जब इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करेंगे या वाइब्रेट करेंगे तो जो उनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या हो जाएगा? कम. लेकिन जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, मतलब वाइब्रेट करने की जो क्षमता है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कितना वाइब्रेट करेगा एक सेकेंड में, वो बढ़ जाएगा. ठीक है, तो अगर वाइब्रेट ज़्यादा करेगा, क्लियर, तो क्या होगा? कोलिजन ज़्यादा होंगे. अगर कोलिजन ज़्यादा होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? कम. अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम इन केस ऑफ कंडक्टर्स. कंडक्टर्स में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी? कम. क्लियर? सो व्हेन वी विल प्लॉट द ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा. देखिए 50 केल्विन पे 0.2, अप्रॉक्सीमेटली 0.2 ओम मीटर है. 100 केल्विन पे 0.4 हो गया, और 0.6 हो गया 150 केल्विन पे. तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है, ऑल्दो इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कोलाइड होने के चांसेस जो हैं वो भी क्या होंगे? बढ़ेंगे. उनको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो जल्दी जल्दी कोलाइड होंगे. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ द सेकेंड केस इज एलॉयज़. सेकेंड केस हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एलॉयज़. एलॉयज़ क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, व्हेन यू विल गो टू लैब यू विल फाइंड कि वहाँ पर जो रेजिस्टेंस कॉइल्स होते हैं ना, रेजिस्टेंस जिस चीज़ से बनता है, ठीक है, वो किस चीज़ से बना होता है? एलॉय. क्लियर? निक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेनन, ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए? एलॉय के हो गए. ठीक है, तो अगर मैं किसकी बात करूँ, मैग्नीन का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे कि क्या बनता है? रेजिस्टर वायर. क्लियर? किससे बनता है? मैग्नीन. तो मैग्नीन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 40. किसका कॉम्बिनेशन है? निकल. ठीक है, मैग्नीज, कॉपर और आयरन. ठीक है, इन चारों का कॉम्बिनेशन होता है क्या? मैग्नीन. इट विल हेल्प यू इन एक्सपेरिमेंट. जब वाइवा होता है प्रैक्टिकल्स में 12th क्लास का फिजिक्स का, तब वो पूछेंगे आपसे कि जो रेजिस्टर्स हैं वो एलॉय से क्यों बनते हैं. और आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि वाई द रेजिस्टेंस कॉइल्स आर मेड अप ऑफ एलॉय. हमने 10th में भी पढ़ा है कि वाई द रेजिस्टेंस कॉइल्स आर मेड अप ऑफ एलॉय. बिकॉज पहला रीज़न तो ये कि हार्डली द रेजिस्टिविटी चेंज. 0.1 था,
0.2 तो 0.1 और 0.2 का डिफरेंस है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस देखिए आप 200 फिर 400, क्लियर। सो हार्डली देयर इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द क्या रेजिस्टिविटी। जो एलॉय है उसके केस में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बहुत कम चेंज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी में थोड़ा सा चेंज होगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। किस केस में? एलॉय के केस में। तो इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है अल्फ़ा, उसकी वैल्यू क्या होती है? लो। और रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाई। तो दो रीज़न जो आपको लिखना है, वाई द alloys are used to make the standard resistance coil। तो दो रीज़न क्या होगा? दे हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड दे हैव लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अल्फ़ा से नोट करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट को। टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.00001 पर डिग्री सेल्सियस, ओम पर डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। तो ये जो अल्फ़ा है बहुत ज़्यादा कम होता है। अल्फ़ा का मतलब क्या आता है? अल्फ़ा की वैल्यू से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर में चेंज किया है तो क्या रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है, ठीक है। उसका फॉर्मूला ऑल्सो आई विल टेल यू फर्दर। तो टेम्परेचर पहले हम उसमें लेंगे रेजिस्टेंस एट द रूम टेम्परेचर, फिर रेजिस्टेंस एट सम टी टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है, क्लियर, इनटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इंसुलेटर्स के लिए, क्लियर, और बहुत कम होती है किसके लिए? एलॉयज़ के लिए। तो हम एलॉयज़ में आप देख सकते हो ग्राफ में कि 0.1 से 0.2 मतलब 0.1 का चेंज हुआ रेजिस्टिविटी में बस, और टेम्परेचर कितना बढ़ा? 200 से 400। तो हार्डली एनी चेंज इन द रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन केस ऑफ व्हाट? एलॉयज़। नाउ विल कम टू सेमीकंडक्टर्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर्स। अभी जो हमारी पूरी लाइफ है, टेक्नोलॉजी पूरा सेमीकंडक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। कैसे? जितने भी डिवाइसेस हैं सब में क्या सेमीकंडक्टर से बनी हुई चीज़ें लगी होती हैं, लाइक ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, क्लियर, रेक्टिफायर, सब आप पढ़ेंगे इन द फर्दर कमिंग चैप्टर्स। बट इन शॉर्ट जो सेमीकंडक्टर सबसे गुड एग्जांपल है सोलर सेल, या हम बोल सकते हैं सोलर पैनल, क्लियर। सोलर सेल या सोलर पैनल में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। यही तो हम चाहते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टिविटी क्या हो? कम। इस यही तो प्रिंसिपल है सोलर सेल और सोलर पैनल का जो आज की दुनिया है। इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू डिपेंड अपॉन द सोलर एनर्जी। तो सोलर पैनल जो है वो कब वर्क करेगा? जब आप उसको सनलाइट में रखोगे। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। तो सेमीकंडक्टर पे जब लाइट इंसिडेंट होगा, इन डेप्थ यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आप पढ़ेंगे। और इन शॉर्ट अभी बता रही हूँ मैं कि सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस पे जब सोलर एनर्जी इंसिडेंट होता है तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है फ्री वाले, वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनकी वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं, अपने ऑर्बिट से बाहर आते हैं, एंड हेंस द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सेमीकंडक्टर्स बहुत अच्छा डिवाइस है, इससे बहुत सारे डिवाइसेस भी बनते हैं। और अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो आप देख सकते हो ग्राफ से एक्सपोनेंशियली जो है ग्राफ, एक्सपोनेंशियल क्या होता है मैं अभी बताती हूँ आपको। तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है? इसकी कम होते जा रही है, ठीक है। तो नाउ वी कैन कंपेयर कंडक्टर्स में अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, एलॉयज़ में हार्डली एनी चेंज, और सेमीकंडक्टर्स में अपोजिट होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू रो नॉट, ठीक है, ई रेज़ टू पावर ई जी अपॉन ई टी, क्लियर। यहाँ पे ई जी क्या है? एनर्जी गैप, रो नॉट क्या है? रेजिस्टिविटी एट द 0 केल्विन, रो के रेजिस्टिविटी एट सम टेम्परेचर, ये एक्सपोनेंशियल जो आप पढ़ते हो मैथ्स में, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, क्लियर। और ई जी मतलब एनर्जी गैप, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और टी क्या है? टेम्परेचर। नाउ लिसन, अब यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एनर्जी गैप। एनर्जी गैप जो होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में होता है, ठीक है। अब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है, और कंडक्शन बैंड वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जाते हैं। तो ये एनर्जी गैप होता है, क्लियर। अब ये एनर्जी गैप मेटल्स में ओवरलैप करता है, सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा सा गैप होता है, और इंसुलेटर्स में इतना ज़्यादा गैप होता है। तो सेमीकंडक्टर्स में आसान होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि वो एनर्जी गेन करें और एक्साइट होकर कहाँ चले जाएँ? वैलेंस बैंड में, सो डैट द कंडक्शन इज़ पॉसिबल नाउ, क्लियर।
तो सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी गैप कम होता है, इंसुलेटर्स में बहुत ज़्यादा होता है। रूम टेम्परेचर पर, या बोल सकते हो 0 केल्विन, वी कैन से 0 केल्विन टेम्परेचर पर इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स आर सेम, क्लियर। बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टिविटी क्या होती जाती है, कम। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप जो होता है वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम। इस वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी से जंप करके जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और कंडक्शन के लिए वो रेडी हो जाते हैं, ठीक है। सो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज, क्योंकि ई रेज़ टू पावर है ना, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब हमें यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ई की पावर में है और एनर्जी गैप का मतलब आपको समझ में ही क्या होगा। सो दिस इज हाउ द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड एलॉयज, क्लियर। विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इट इज़ वेरी सिंपल, यू रेड इन 10th क्लास, आई विल बी लिटिल बिट फास्टर, थोड़ा सा हमसे जल्दी जल्दी करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, अगर आपने सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगाए हैं तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बढ़ेगी। आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास, बट स्टिल अगेन इट इज 12th। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप है V1, V2 और V3 होगा, बट द करंट विल रिमेन द सेम। सीरीज़ में करंट हमेशा सेम होता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है। अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, ठीक है। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, सो V1 इज इक्वल्स टू आई आर 1। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट V2 इज इक्वल्स टू आई आर 2। सिमिलरली वी कैन फाइंड V3 इज इक्वल्स टू आई आर 3। अब अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तीनों इक्वेशंस को तो you'll get V1 प्लस V2 प्लस V3, आई कॉमन ले लीजिए, so you'll get R1 प्लस R2 प्लस R3। इसे आप डिवाइड कर दीजिए, 1 प्लस V2 प्लस V3 को आप क्या लिख सकते हो, V लिख सकते हो, V अपॉन I, और V अपॉन I को हम क्या लिख सकते हैं, R। सो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़े तो हाउ टू कनेक्ट द रेजिस्टेंसेस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, क्लियर। नाउ विल गो टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वोल्टेज विल बी सेम, वोल्टेज क्या रहेगा, सेम, और करंट की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। क्यों? क्योंकि 3 रास्ते करंट के पास जाने के लिए। सो करंट विल गेट डिवाइडेड बट द वोल्टेज विल रिमेन द सेम, V एंड V, ठीक है। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम हियर, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। सो I इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन R1। Similarly, I2 will be equals to V upon R2, I3 is equals to V upon R3। इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल करंट। सो वी कैन राइट, व्हाट वी कैन राइट, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू कितनी, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। हम यहाँ से V कॉमन ले लेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे I लिख देंगे, तो I अपॉन V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी कम, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। सीरीज़ में क्या सेम होता है, करंट और वोल्टेज डिफरेंट। पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज और करंट डिफरेंट। So that's all for today. We'll meet in the next lecture.